हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल में या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वर्णों का सही उच्चारण करना जानेंगे, क्योंकि भाषा में उच्चारण और वर्तनी का अपना विशेष महत्व है। क्योंकि अगर हम उच्चारण गलत करते हैं तो वही फिर हम गलत लिख भी देते हैं, जिससे वर्तनी हमारे गलत हो जाती है, और वर्तनी गलत होगा तो शब्द गलत होगा, शब्द गलत है तो उसका अर्थ भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उच्चारण सही करना चाहिए। उच्चारण सही हो जाएगा, शब्द सही, वर्तनी सही होगा, वर्तनी सही से शब्द सही होगा और उसका सही अर्थ भी निकलेगा। अगर शब्द गलत हो जाएगा तो हो सकता है कि उस शब्द के अर्थ का अनर्थ भी हो जाए, कुछ और ही मीनिंग निकल जाए। तो आज हम लोग जानेंगे कि सही उच्चारण कहाँ कहाँ, हमको कहाँ सतर्कता बरतनी है कि हमारा उच्चारण सही हो। जब उच्चारण सही हो जाएगा तो वर्तनी सही, शब्द सही, अर्थ सही। अब है कि उच्चारण जो है, उच्चारण करने में कहीं कहीं पे हिंदी भाषा सरल है, कहीं कहीं पे अगर इसका उच्चारण हम गलत भी कर देते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कह रहा है उसके कहने की बात को हम समझ लेते हैं, उसके कहने के भाव को हम समझ लेते हैं। कहाँ पर हम समझ लेते हैं? गलती होने पर भी लिंग और वचन में। अगर हमारा सामने वाला लिंग और वचन में अगर गलती कर भी देता है उच्चारण करने में, बोलने में, तो वहां उसके कहने का अर्थ हमको समझ में आ जाता है। वो क्या कहना चाहता है उसके कहने के भाव को समझ जाते हैं। जैसे अगर लिंग में, जैसे चाय स्त्रीलिंग शब्द है और अगर कह दे सामने वाला कि चाय ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, चाय ठंडा हो रहा है, चाय ठंडा हो गया है ना, कुछ भी कहे तो कहने का वाक्य गलत है, लेकिन कहने का अर्थ समझ में आ रहा है कि चाय ठंडी हो रही है या चाय ठंडी हो गई है। उसी प्रकार वचन में देखें तो अगर मान लिया कह दिया जाए कि मान लिया नाम ले लिया जगदीप का, जगदीप कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है। अगर यहाँ वचन में गलती हो जाए, जैसे जगदीप एक वचन है तो क्या होगा? जगदीप जाता है होना चाहिए, जगदीप जाता है। लेकिन अगर सामने वाला, मान लिया कि सामने वाला जो है वो अहिंदी भाषी है, तो हो सकता है वो वचन में गलती कर दे, कह दे जगदीप जाते हैं, जगदीप जाते हैं। तो व्याकरणिक दृष्टि से तो ये गलत हो गया, क्योंकि जगदीप एक वचन है, क्रिया भी हमारा एक वचन में होना चाहिए था, लेकिन ये तो क्रिया हो गया बहुवचन में, तो ये गलत हो गया। लेकिन फिर भी गलत होते हुए सामने वाली की बात समझ में आ जाती है कि वो जगदीप के बारे में कह रहा है कि वो जा रहा है। तो लिंग और वचन में अगर उच्चारण करने में, बोलने में अगर त्रुटि हो भी जाती है, गलती हो भी जाती है तो समझ में आ जाता है, लेकिन लिखने वक्त ये गलत हो जाएगा। अगर हम लिख दे चाय ठंडा हो रहा है, चाय ठंडा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ बोलने में चलेगा। उसी प्रकार से अगर बोल देते हैं कि संदीप जाते हैं, जिनका कि हिंदी भाषा नहीं है तो उनको थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, वो अगर बोल देते हैं कि जगदीप जाते हैं तो बोलने में चल जाएगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो वहां व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होना चाहिए। तो गलती कहाँ होगा?
गलती होता हमारा वर्ण के उच्चारण में। अगर हम हिंदी भाषा का जो वर्ण है उसके उच्चारण में अगर हम गलती कर देते हैं, तो अभी जैसा इसके पहले हम बताए कि उच्चारण अगर हमारा गलत होगा तो वर्तनी गलत होगा, वर्तनी गलत हो जाएगा तो शब्द गलत होगा, शब्द गलत हो जाएगा तो उसका अर्थ भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें वर्णों के उच्चारण में सतर्कता बरतनी चाहिए। कहाँ कहाँ सतर्कता बरतनी चाहिए? तो जैसे हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं? वर्ण को दो प्रकार में बांट दिया गया है। वर्ण को दो प्रकार में बांट दिया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में भी ये दो प्रकार का है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। वैसे एक स्वर और है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में इससे दुगुना लगता है, 2 मात्रा का समय लगेगा। और इसमें ये दीर्घ से भी दुगुना है, यानी इसमें 4 मात्रा का समय लगेगा। सबसे कम इसमें, फिर दीर्घ में, फिर प्लुत स्वर में समय लगता है। अब स्वर वर्ण में हमको कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? हर्ष स्वर कौन कौन है? हर्ष स्वर है अ, छोटी ई जिसका की मात्रा ये है, छोटा उ जिसका की मात्रा सॉरी छोटा उ जिसका की मात्रा ये है। इस तरह से 1 2 3 और है री जिसका की मात्रा है ये। बाकी 11 है हर्ष, ये स्वर वर्ण कितने? 11 में से 4 आ गया हर्ष स्वर, बाकी 7 हो गया दीर्घ स्वर। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है, दीर्घ स्वर कौन कौन होगा? हम पूरा नहीं लिखे, मात्रा सिर्फ लिख देते। अ है तो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, री ए ओ औ। अब ये जो मात्रा जो व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है, वहां अगर हम गलती कर देते हैं उच्चारण करने में, तो हमारा वर्तनी गलत हो जाता है। कैसे? देख ले पहले इसका। जैसे मान लिया हम बोले दिन, दिन बोल रहे हैं तो बहुत इजीली सॉफ्टली एकदम मुंह से निकल जा रहा है, कहीं हमको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं हमको ज्यादा समय लग रहा है। दिन, द में छोटी ई ना, दिन हो गया। ये दिन हो गया मतलब डे जो होता है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, दिन हो गया। जन्मदिन हो गया, वो भी दिन है, एक खास दिन है। तो ये हो गया दिन यानी दिवस। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब एक खास दिन है हमारा। अगर हम इसको यहाँ हम 1 मात्रा का समय दे रहे हैं इसको बोलने में दिन, अगर हम यहाँ 2 मात्रा का समय दे दे, है ना, दिन 2 मात्रा, यहाँ दिन दिन 2 मात्रा का समय दे रहे हैं, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे? अब हम यहाँ इसको इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि 2 मात्रा का समय लगा रहे हैं। दिन दिन दिन, यहाँ दिन हो गया, यहाँ दिन, इतना समय दे रहे हैं 2 मात्रा का, तो हम बड़ी ई की मात्रा भी यहाँ लगा देंगे। और जब बड़ी ई की मात्रा लगा दिए तो अब ये शब्द ही बदल गया, वर्तनी हमारा बदल गया, शब्द बदल गया और शब्द का अर्थ भी बदल गया। अब इस दिन का मतलब क्या होता है? गरीब हो गया। उसी तरह से ऊ में बहु, छोटी ऊ की मात्रा अगर ले ले, बहु यानी बहु मतलब अधिक, बहुसंख्यक लोग, बहु का अर्थ हो गया यहाँ अधिक। और अगर बहु 2 मात्रा का समय बोलेंगे तो हम ये लिख देंगे,
अब इसका वर्तनी ही बदल गया। बहु बोल दिए, बहु बोल दिए तो क्या हो गया? ये बहु किसको कहते हैं? पुत्र वधु को। पुत्र यानी बेटा और वधु यानी उसकी पत्नी। पुत्र वधु को कहेंगे बहू, यानी बेटे की जो वाइफ है, पत्नी है, उसको कहेंगे। तो अगर उच्चारण हम गलत करेंगे तो वैसे ही हम लिख भी देंगे, जैसे और यहाँ ओ है, अगर ओ की जगह ओ बोल दिए हम तो बन गया ये और। अब वर्तनी अलग हो गया तो अर्थ भी शब्द अलग हो गया, शब्द अलग हो गया तो इसके अर्थ भी अलग हो गए। जैसे और यानी तरफ, इस ओर मुड़, बाई ओर मुड़ जाना, दाई ओर मुड़ जाना, तुम्हारे बाई ओर ये बैठी है या बैठा है। और यानी तरफ। और मतलब हो जाता है ये योजक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है, विकारी शब्द है। ये किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार ये रूप नहीं बदलता है। ये योजक शब्द बोले या फिर समुच्चय बोधक शब्द बोले, यानी कि इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। खैर वो सब छोड़ो। और क्या हो गया? योजक शब्द है जो कि जोड़ने का काम करता है। मान लो करे ये फलाना फलाना नाम लिए और राधा भी जाएगी, यानी इतने सारे लोग जा रहे हैं साथ में और जोड़ दिए, राधा को भी जोड़ दिए कि इतने लोग जा रहे हैं साथ में, राधा भी जाएगी और राधा भी जाएगी। तो इस तरह से अगर उच्चारण हमारा गलत हो जाएगा तो वर्तनी भी बदल जाएगा, वर्तनी बदलेगा तो शब्द बदल गया, शब्द बदल गया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। यहाँ तो मान लो कोई अर्थ भी निकल रहा है लेकिन व्यंजन में ज्यादा ही सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसमें एकदम शब्द ही बदल जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्वर वर्ण पे ध्यान देने योग्य बातें कि कहाँ हमको ध्यान देना है। अगर एक मात्रा की जगह दो मात्रा का तो नहीं हम उच्चारण कर रहे। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण भी जो है वो व्यंजन वर्ण को 3 वर्ग में बांट दिया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने हैं? 25 वर्ण है। इन 25 वर्णों को फिर से 5 वर्ग में बांट दिया गया है। 25 वर्ण को 5 वर्ग में, और हर वर्ग में कितना है? 5-5 वर्ण है। तो क से लेकर म तक जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर क से म तक ये किस में आता है? स्पर्श व्यंजन में। क से म तक स्पर्श व्यंजन में आता है। और ये जो है क से म, इसको 5 वर्ग में बांट दिया गया। हर वर्ग को उसके पहले वर्ण के नाम पे रखा गया है। तो इसमें जो है ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन सा आता है? ट, ठ, ड, ढ, गीला है ना, अभी नहीं लिखा है। ट, ठ, ड, ढ और टवर्गी न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, और हर वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान है। तो ये जो ट, ठ, ड, ढ, न है, ये ट, ठ, ड, ढ, यानी ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य है।
उच्चारण करके देखिए। क ख ग घ को हम लोग कंठ से करते हैं और क ख ग, हाँ ठीक है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ, क को हम लोग करते हैं कंठ से। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया ये अरे इसको तालु से करते हैं, यानी दांत के पीछे वाले स्थान को जीभ टच कर रहा है। त छ छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न मूर्धन्य, यानी कि ये जीभ तालु के पीछे जाकर के, पीछे मुड़ करके उसको टच कर रहा है। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, जीभ दांत में दांत को आकर छू रहा है जीभ जो है, तो ये हो गया दंत। त थ द ध न, प फ ब भ म, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान होठ है, होठ से हम लोग बोल रहे हैं, तब प फ ब भ म, तो ये मूर्धन्य है। अब ये जो है ड और ढ वर्ण, इसी में नीचे बिंदु लगाकर, है ना, अतिरिक्त वर्ण बना लिया गया है ना। 33 व्यंजन वर्ण है, 25 फिर 4 है अंतस्थ और 4 है उष्ण व्यंजन। तो ये जो है ड और ढ, इसके नीचे बिंदु लगाकर अतिरिक्त वर्ण बना लिया गया है, और इस अतिरिक्त वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ड़ और ढ से कोई भी शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। जब शब्द का निर्माण हुआ ही नहीं है इससे, तो ये शब्द के शुरू में नहीं आएगा, या तो मध्य में रहेगा या फिर अंत में रहेगा। ठीक है, जैसे चढ़ना, है ना, पहाड़, सॉरी देखिए वही कहे, उच्चारण अगर गलत होगा तो फिर हमारा वर्तनी भी गलत हो जाएगा। पहाड़, दिमाग में हमारा र आगे चल रहा था तो वही लिख दे रहे थे, तो ये हो गया पहाड़। तो हम देख रहे हैं इस तरह से कि इन दोनों से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये शब्द के या तो मध्य में रहेगा या फिर अंत में रहेगा। ये इसका जो है, इसको, इस अतिरिक्त वर्ण को, ये जो अतिरिक्त वर्ण है, अतिरिक्त यानी इसके अलावा, है ना, वो जो 33 वर्ण है उसके अलावा फिर ये 2 वर्ण बनाए, इसलिए इसको कहते हैं अतिरिक्त वर्ण। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कि जीभ जो है पीछे की ओर जाता है और झटके से बाहर की ओर आता है। पहाड़, है ना, जीभ ऊपर जाता है पीछे की ओर और फिर झटके से बाहर की ओर आता है। इस कारण इसका नाम अतिरिक्त वर्ण बोले या फिर उस्रिप व्यंजन बोले। इसलिए इसका 2 नाम पड़ गया। एक तो ये एक्स्ट्रा बना लिया गया इसमें बिंदु लगाकर, तो अतिरिक्त वर्ण हो गया, और उच्चारण स्थान से अगर देखे तो उस्रिप व्यंजन कहलाता है। उस्रिप यानी ऊपर फेंका हुआ, यानी जीभ ऊपर जाता है और झटके से बाहर की ओर फेंकाता ढ, इसलिए इसको कहते हैं। तो इसका अगर हम उच्चारण सही नहीं करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम उच्चारण, इसको ढ है यहाँ, ये ढ है, अगर हम इसको ढ ही पढ़ ले तो हो जाएगा चढ़ना, पहाड़, ड बोल देंगे पहाड़। इसलिए इन दोनों का उच्चारण हमको सावधानी पूर्वक करना होगा कि ये ड है या ड़ है, ढ है या ढ है। तो यहां भी गलती कर बैठते हैं लोग, जैसे घोड़ा, घोड़ा, अगर ड़ नहीं बोलेंगे, ड बोल देंगे तो हो जाएगा घोड़ा, उच्चारण गलत हो जाएगा। घोड़ा लिख भी देंगे घोड़ा, उच्चारण करेंगे घोड़ा तो लिख भी देंगे घोड़ा, क्योंकि ड़ का वर्ण हम जान रहे हैं कि ड में नीचे बिंदु है, इसको कहते हैं ड़। तो एक व्यंजन वर्ण में ये हो गया कि
ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ड़ और ढ में हमको सावधानी देना होगा, क्या हम बोल रहे हैं और क्या हमको लिखना है। दूसरा है व और ब में, इसमें भी देखिए बहुत कम, एकदम नाम मात्र का डिफरेंस है ना, आकार वही है। इस तरह से सिर्फ जरा सा का अंतर है कि इसको इस लाइन से इस लाइन में मिला दिया गया तो बन गया ब, उच्चारण अलग है व और ब। ब जो है ये प वर्ग में आता है, ब जो है ये प वर्ग में आएगा, प वर्ग में आता है प फ ब भ म। उच्चारण स्थान मालूम हो गया प, कहां से इसका उच्चारण कर रहे हैं, होठ से कर रहे हैं, ओष्ठ से, है ना। उच्चारण स्थान इसका है ओष्ठ यानी होठ से, प फ ब, ठीक है। व का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोलते हैं। व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन था ये 25 क से म, फिर आता है य र ल व, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान है कि जीभ जो है उठकर किसी स्थान को छूता है और फिर तुरंत हट जाता है, इसलिए इसका नाम दिया है अंत यानी आधा। जैसे स्पर्श व्यंजन में पूरा पूरा छूता है, प फ ब भ म पूरा होठ छू रहा है। दांत उठ के अगर हम त थ द बोलते हैं तो जीभ जो उठकर पूरे दांत को छूता है, त थ द ध न, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन, क्योंकि पूरा स्पर्श करना यानी छूना, पूरा पूरा छू रहा है। ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरा नहीं छू रहा है, उठ के जीभ उठ के छू रहा है और तुरंत हट जा रहा है। जैसे इसका व का कैसे उच्चारण हो रहा है, दांत से भी और होठ से भी निकाल रहे हैं, य र ल व, जीभ थोड़ा उठता है और होठ से, होठ भी पूरा नहीं टच हो रहा है, य र ल व पूरा नहीं बैठ रहा है होठ, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन में इसका स्थान है। और इसका स्थान है प फ ब, पूरा होठ सट रहा है, इसका स्थान है होठ यानी ओठ। ये संस्कृत शब्द है, दंत होता है ये संस्कृत शब्द, और इसका हिंदी है दांत, चाहे दंतोष्ठ बोले या फिर दांत और होठ बोलते, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ यानी दांत दंत और ओष्ठ मिलकर बन गया दंतोष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान जान गए, स्थान इसका जान गए व्यंजन में कहाँ है, ये स्पर्श व्यंजन का है और ये अंतस्थ व्यंजन का है। उच्चारण स्थान जान गए कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ, होठ से हो रहा है, इसका दांत और होठ से हो रहा है। अब हम अगर व की जगह व लिख दें तो ये जो व है ये संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग होता है। समझो तो व का भी प्रयोग होता है लेकिन बहुत कम, ये अगर 90 समझो तो ये 10% ही इसका प्रयोग होता है संस्कृत में, तो रेशियो तो बहुत कम हो गया, तो हम अधिकांश कहेंगे यही होता है। जब 10 और 1 का रेशियो ले ले या 80-20 का भी ले लेंगे तो हम क्या कहेंगे, अधिकांश व वर्ण का प्रयोग होता है संस्कृत में, ब का कम होता है। हिंदी में क्या है कि व का भी प्रयोग होता है और ब का भी, दोनों वर्ण का प्रयोग होता है। ब का अधिक होता है, क्यों, क्योंकि संस्कृत शब्द का रूप बदलकर हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तो यहां से भी आ गया और हिंदी का अपना भी रूप हो गया, तो ब का यहाँ अधिक प्रयोग होता है। लेकिन अगर व की जगह ब लिख दें और ब की जगह व लिख दें तो फिर वर्तनी गलत हो जाएगी, शब्द गलत हो जाएगा और उसका अर्थ भी गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए है वाहन, ठीक है, वाहन,
वहन करना यानी भार उठाना। जैसे हम अपने भाई बहन का पढ़ाई का खर्च वहन कर रहे हैं, यानी उसका खर्च हम ही उठा रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो वहन करना हो गया उठाना। और वहन, अगर इसमें यही थोड़ा सा लाइन खींच दे, दोनों रेखा को मिला दिए, या कहे कि इसका पेट काट दिए, तो हो गया ये वहन। वहन कहते हैं सिस्टर को। उसी तरह से वेग, वेग यानी गति, किस वेग से जा रहा है, किस गति से जा रहा है। वेग यानी गति हो गया। और बेग, बेग कहते हैं, अंग्रेजी शब्द बेग है ना। बैग यानी थैला, अंग्रेजी में इसको थैला कहेंगे। अंग्रेजी में। अरबी में इसका अर्थ होता है कपड़ा। बैग का यानी अर्थ होता है कपड़ा, किसमें, अरबी में। और एक पद है, एक पद का भी नाम है, एक पद या पदवी बोले, ये है तुर्की में। तुर्की में बेग नाम का एक पदवी है। तो वेग और बेग में अंतर हो गया जरा सा, थोड़ा सा अगर लाइन खींचा गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, दूसरा ही अर्थ निकल जाएगा, वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। उसी तरह से और हो जाएगा, जैसे हाँ, वंशी, वंशी क्या हो जाएगा, मुरली, है ना। और बंसी, वह की जगह ब कर दिए तो ये हो गया बंसी। बंसी क्या कहते हैं, मछली पकड़ने का एक यंत्र होता है, एक छड़ी स्टिक होता है लंबा सा, और आगे में एक हुक जैसा लगा रहता है ना, पतला तार, लोहे का तार जैसा रहता है, हुक जैसा, जिसमें मछली का मुंह आकर फंस जाता है। तो बंसी यानी मछली पकड़ने का यंत्र, और वंशी यानी मुरली। तो यहाँ पे भी हमको ध्यान देना है, व और ब में हमको वंशी बोलना है या बंसी बोलना है। वंशी बोलेंगे तो ये लिखेंगे, बंसी बोलेंगे तो ये लिख देंगे। वहन अगर बोल दिए तो ये लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है भार उठाना। वहन बोल दिए, ब बोल दिए तो वहन हो गया, इसका अर्थ ही अलग हो गया। तो हमको व और ब में भी सतर्कता बरतनी है। हमको उच्चारण सही करना है, और उच्चारण सही हो जाएगा तो हमारा वर्तनी सही होगा, शब्द सही होगा, और उसका अर्थ भी सही हो जाएगा। तीसरा है तालव्य, मूर्धन्य और दंश। ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन में आता है तालव्य, मूर्धन्य, दंश। ऊष्म व्यंजन क्यों नाम इसका रखा है, क्योंकि इसके उच्चारण करने में ना ये संघर्षी है। उच्चारण करने में कहीं पे घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से क्या होता है, ऊष्मा पैदा होता है, हीट पैदा होता है। इसलिए चूंकि इसके उच्चारण में घर्षण पैदा हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो ऊर्जा पैदा हो रहा है, और ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मी कहते हैं। इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन रखाया है। ये संघर्षी है, यानी संघर्ष करता है। कहीं पे ये रगड़ खाता है इसके उच्चारण करने में। कहाँ कहाँ पे रगड़ हो रहा है, कौन सा, दो चीज में, ताला व श, यानी जीव जो है वो तालु से सट रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ताला व श यानी तालु, जीव जो है तालु से सट रहा है। ये जो है जीव कहाँ सट रहा है, तालु से। तालु कहाँ है, दांत होता है, दांत के जस्ट पीछे जो रुखड़ा ऐसा थोड़ा जगह होता है स्थान, उसको कहते हैं तालु, और तालु के पीछे होता है मूर्धा। तो तालावेश यानी तालु में सट रहा है। यह है मूर्धन्य स, मूर्धन्य यानी मूर्धा को छू रहा है। और यह है दंत स, दंत यानी दांत को छू रहा है। दंत यानी दांत, ये तालु को छू रहा है तो इसको क्या कहेंगे, तालव्य। तालव्य स, मूर्धन्य स,
और ये तालव्य स मूर्धन्य स दंत स, वो दंत तो लिखिए दिए, दंत स ये यानी दांत को छू रहा है। और चूंकि जीव मूर्धन को या तालु को या दांत को छूते हुए रगड़ा रहा है, रगड़ खाने से क्या होता है, फ्रिक्शन हो रहा है, उष्मा पैदा हो रहा है, इसलिए हीट पैदा हो रहा है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है उष्ण व्यंजन। अब गर्मी हम महसूस करें या न करें, लेकिन साइंटिस्ट लोग ये करके देखे हैं कि यहाँ पे इसके उच्चारण में घर्षण हो रहा है, और जहाँ घर्षण होता है वहाँ हीट पैदा होता है, उष्मा पैदा होता है, इसलिए इसका नाम उष्मा रखा गया है। अब इतनी गर्मी नहीं मुंह से निकल रहा है कि हम इसमें रोटी भी सेक ले या कुछ कर लें, लेकिन घर्षण हो रहा है, तो घर्षण जब भी कोई चीज रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण से क्या होता है, गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है, उष्मा पैदा होता है, तो ये इसलिए इसका नाम उष्ण व्यंजन रख दिया। अब इन तीनों में क्या अंतर है कि तालव्य श संस्कृत में अधिक प्रयोग किया जाता है, उच्चारण स्थान बता ही दिए। तालव्य श और दंत स इन दोनों का उच्चारण एक ही जैसा है। तालव्य श बोले मूर्धन स, श उच्चारण एक समान है, लेकिन लिखने में इस अरे तो दंत स बोलते, तालव्य श और मूर्धन स, इसका उच्चारण भी है श, इसका भी उच्चारण है श। उच्चारण दोनों का एक ही है, सिर्फ लिखने में फर्क हो जाता है। इस श का प्रयोग संस्कृत शब्द में अधिक होता है। संस्कृत में होता है इसका प्रयोग, संस्कृत शब्द के लिखने में, अरबी में, फारसी में, अंग्रेजी में, इस सब में तालव्य श का अधिक प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत शब्द में शर या शेर, शेर क्या है, एक जानवर का नाम है, शेर बोले तो, और ये शेर अगर बोल दे, ये तो फिर जब हम दंत से बताएंगे तब, यहाँ शर और सर इसको ले गए। अब ये सर का मतलब हो गया बाण, और इस सर का अर्थ हो गया तालाब। तो अगर हम उच्चारण करने में ध्यान नहीं देंगे, सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो फिर अगर इस श के जगह ये शब्द, क्योंकि उच्चारण तो अलग है, लिखने में अलग लिखाता है, और अगर इसके जगह हम ये लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा। उसी तरह से तो फिर ये भी हो जाएगा शेर और शेर। अब ये शेर एक जानवर हो गया, और ये शेर क्या है, एक यूनिट है तौलने का, है ना। पहले लोग शेर लिखते थे, अब ये क्या हो गया है, किलो में आता है, अब किलो चलता है, शेर नहीं चलता है, किलो चलता है, 1 किलो 2 किलो, पहले 1 शेर 2 शेर ऐसे चलता था। तो ये जो है संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में चलता है। जैसे हम बताएं, ये विषाद, विषाद में ये श है, उच्चारण देखो श एक ही है, लेकिन लिखने में अलग हो गया, विषाद। अंग्रेजी शब्द में अगर देखें श, तो ये हो जाएगा स्टेशन, कमीशन, है ना। ये सब जो है संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ये सब में प्रयोग होता है विषम, है ना। संस्कृत में अरबी, फारसी, शीशा, शीशा भी देखो, शराब, ये सब उर्दू फारसी का है। तो ये जो श है ना, ये संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में प्रयोग होता है अधिकतर इस स का, लिखिए, इस स का हिंदी में ज्यादा प्रयोग होता है। उच्चारण इन दोनों का एक साथ है, लिखने में फर्क हो जाता है, जैसे विषाद है ना, विषम,
ये जो है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्द में इसका प्रयोग होता है। जैसे शीशा है, शराब है, स्टेशन है, कमीशन है, इसमें होता है। तो इन सबों में ये जो 3 जगह है, 3 जो व्यंजन बताएं, एक सबसे पहले तो लिंग वचन में बोले, उसमें अगर बोलने में, उच्चारण करने में, बोलने में अगर हो जाए गलती लिंग वचन तो चल जाएगा, कहने वाले का अर्थ समझ में, उसके कहने का भाव समझ में आ जाता है, लेकिन लिखने में नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने में चलेगा। लेकिन यहाँ जो है अगर हम उच्चारण भी गलत करते हैं, तो अगर मान लिया वाहन की जगह हम वाहन बोल दिए, उच्चारण ही गलत कर देंगे, तो फिर वर्तनी तो गलत होगा ही होगा, लिखने में भी गलत हो जाएगा, शब्द गलत हो जाएगा और उसका अर्थ ही एकदम बदल जाएगा। तो हमको वर्ण में किन किन वर्णों पर ध्यान देना है? ये ड, ढ और ये र और ह में उच्चारण स्थान बता दिए हैं। ये अतिरिक्त वर्ण है और उसको उस्रिप व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ जो ऊपर जाके सटता है और झटके से फेंकाता है, इसलिए इसका नाम उस्रिप व्यंजन भी रखा गया है। इसे शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये या तो शब्द के मध्य में या अंत में रहेगा। अब हमको ध्यान दे के उच्चारण करना होगा कि कहाँ पे हमको ड करना है और कहाँ पे हमको ड़ करना है। दूसरा है वर्ण, व्यंजन वर्ण का व और ब। ब का ये जो ब है ये स्पर्श व्यंजन का है, इसका उच्चारण स्थान होठ है, प फ ब। ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, इसका उच्चारण जीभ थोड़ा सा जाके दांत को छूता है और हल्का होठ छूता है, तब उच्चारण निकलता है व। ये अंतस्थ व्यंजन है। अगर ये तो बता दिए। फिर अगर मान लिया ब के जगह व और व के जगह ब हम उच्चारण कर देते हैं, तो फिर वर्तनी अलग हो जाएगा, शब्द अलग हो जाएगा, अर्थ भी उसका अलग हो जाएगा। वेग यानी गति, और बेग हो गया अंग्रेजी में माने तो इसको थैला, अरबी में माने अगर इसको तो कपड़ा, और तुर्की में एक पदवी है, ये वेग मतलब गति हो गया। उसी तरह से वंशी, वह जो है ये संस्कृत भाषा में अधिक प्रयोग होता है, ब का कम प्रयोग होता है। हिंदी में ब का अधिक प्रयोग होता है और व का भी प्रयोग तो होता ही है, क्योंकि हम लोग संस्कृत भाषा के शब्द को भी हिंदी में प्रयोग करते हैं। एक तो एज इट इज प्रयोग कर लेते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं, तत्सम शब्द को हम एज इट इज जो कहते हो हिंदी में प्रयोग करते हैं। फिर तत्सम शब्द का रूप बिगाड़ कर भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसको तद्भव कहते हैं, और कुछ अपना हिंदी शब्द, हिंदी भाषा का भी अपना शब्द है। तो हिंदी में ज्यादा ब का प्रयोग होता है। बंगला भाषा में ब वर्ण है, व है ही नहीं। बंगला भाषा में ब वर्ण नहीं है, ब वर्ण है, उसके व्याकरण में वर्णों में व है ही नहीं, सिर्फ ब वर्ण है। हिंदी में ब और व दोनों है। समझ रहे हैं अंतर ना? संस्कृत भाषा में व का प्रयोग अधिक होता है और ब का प्रयोग कम होता है। बंगला भाषा जो है उसमें ब का प्रयोग होता है, व का प्रयोग नहीं होता है, व का प्रयोग नहीं होता बंगला में। हिंदी में ब वर्ण का अधिक प्रयोग होता है और व का कम होता है। उल्टा हो गया, संस्कृत से ये उल्टा हो गया। संस्कृत में व अधिक है, ब कम है। हिंदी में ब अधिक है, व कम है, और बंगला में तो व वर्ण है ही नहीं, सिर्फ ब वर्ण है। तो हमको ब और व का बता दिए, अंतर बता दिए कि क्या होगा। अगर गलत उच्चारण कर लेंगे तो हमारा वर्तनी गलत होगा, और वर्तनी गलत हो गया, शब्द गलत हो गया, शब्द गलत तो अर्थ भी गलत हो गया। उसके बाद है तालव्य, मूर्धन्य और दंश। तालव्य यानी जीव कहाँ तालु से मिल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है तालव्य। तालव्य बोलते हैं
ये हो गया मूर्धन्य स, इसका उच्चारण क्या है, जीभ मूर्धा को छू रहा है इसलिए इसका मूर्धन्य स, इसको मूर्धन्य स। और यह दंत स, जीभ जो है दांत को स्पर्श कर रहा है इसलिए इसका उच्चारण स्थान दांत है, दंत स। ये ऊष्म व्यंजन इसलिए कहलाया क्योंकि इसके उच्चारण करने में घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो ऊष्मा पैदा होता है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। संस्कृत में तालव्य का अधिक प्रयोग होता है। संस्कृत में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता है। दोनों का उच्चारण एक समान है लेकिन इसका प्रयोग अधिक होता है और इसको लिखने में सिर्फ प्रयोग करते हैं। जैसे विषाद, विषम में इसका प्रयोग हो गया। ये शर है, शर यानी बाण, अगर इस दंती स का प्रयोग कर दिए तो इसका अर्थ हो गया तालाब। हिंदी में इसी स का ज्यादा प्रयोग होता है, इस दंती स का। शर यानी तालाब। अंग्रेजी शब्द जैसे बन गया स्टेशन, कमीशन, है ना, शीशा, शराब, ये सब क्या है, अरबी फारसी शब्द है। तो इन्हीं सब वर्णों पर हमको थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा उच्चारण सही होगा। उच्चारण सही होगा तो हमारा उच्चारण हम दो तरह से करते हैं, या तो लिखते वक्त हम उच्चारण करते ही है। उच्चारण चाहे हमारा आंतरिक हो या बाह्य हो। अगर मान लिया हम लिख दे यहाँ, मान लिया हम लिख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, हम आंतरिक उच्चारण जैसे कर रहे हैं, ठीक है। मन में तो इसका उच्चारण हम कर रहे हैं तभी हम लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये आंतरिक उच्चारण हो गया। अगर हम बोलकर लिखें तो लिखेंगे ओम नमः शिवाय। अगर उच्चारण हम गलत कर दें बिना बोले भी, जैसे अब मन में उच्चारण मन में ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं, नमक के जगह नमी कर दिए तो यहाँ नमी ही लिख दिए ओम नमः शिवाय। तो उच्चारण हमारा आंतरिक हो या बाह्य हो, उच्चारण सही होना चाहिए। जब हम उच्चारण सही करेंगे तभी फिर हम, हमारा वर्तनी सही रहेगा। वर्तनी सही रहने से हमारा शब्द सही होगा। शब्द सही होगा तो यहाँ देखिए हमारा उच्चारण गलत हो गया था नमी, तो वर्तनी हमारा गलत हो गया, यहाँ नमी नमक होना चाहिए था तो नमी लिख दिए, तो वर्तनी गलत हो गया तो शब्द गलत हो गया। शब्द गलत है तो इसका अर्थ ही अलग हो गया। इसलिए हमको उच्चारण सही करना है। अगर हमको शुद्ध शुद्ध लिखना है तो हमको उच्चारण पर ध्यान देना है। उच्चारण सही होने से फिर शब्द का अर्थ भी सही हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।